सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कोऑपरेटिव्स के जो 3 एक्ट हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, उसके ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उसके ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा। एंड पहली वीडियो जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1989 की, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर वीडियो जो है ऑलरेडी अवेलेबल मैंने करवा दी थी आपको 2 दिन पहले। एंड उसकी पीडीएफ भी जो है मैंने टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी थी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दूसरा जो एक्ट है, जम्मू एंड कश्मीर सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव एक्ट 1999 का। इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। एंड इसकी पीडीएफ भी जो है शाम तक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी बिना कुछ बोले, ठीक है, सबको ये भी मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसे कि मैंने पिछली बार भी आपको कहा था कि सारी सेक्शंस जो हैं याद करना मुश्किल है, लेकिन आपको चैप्टर्स जो हैं इसके ज़रूर देखने पड़ेंगे। इस एक्ट की अगर बात करें तो इसमें 10 चैप्टर टोटल हैं, ठीक है, 10 चैप्टर हैं टोटल। एंड अगर सेक्शंस की बात करोगे तो लगभग 59 सेक्शंस इसके अंदर हैं। एंड दो खास चीज़ इसके अंदर ये है कि 2 शेड्यूल्स भी इसके अंदर हैं। इसमें क्या क्या आता है वो भी हम ज़रूर देखेंगे, लेकिन ये 10 चैप्टर हैं। एंड यहाँ पर मैंने बताया है कि रफली लिखा भी है कि कौन से चैप्टर में क्या चीज़ आती है और हर चैप्टर के अंदर कौन कौन सी सेक्शंस आ रही हैं, ये भी यहाँ पर लिखा है। तो प्लीज़ यहाँ से देख कर आप नोट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज़ पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो इस एक्ट के अंदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है उसके लिए एक आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल बनाया जाता है। एंड उसका हेड जो है वो रहता है कौन? डेप्यूटी रजिस्ट्रार, ठीक है। इसके और कंपोजिशन भी है, उसको भी डिस्कस करेंगे आगे, वो पॉइंट भी है। उसके बाद इकोनॉमिक नीड्स की अगर बात करें कोऑपरेटिव की, तो उसमें बैंकिंग सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती, ठीक है। क्रॉस मारा है मैंने ऊपर, इट मीन्स कि ये इंक्लूड नहीं होती हैं। उसके बाद नई रजिस्ट्रेशन के लिए अगर एप्लीकेशन कोई दे रहा है कोऑपरेटिव इस एक्ट के अंदर, तो उसको रजिस्ट्रार जो है वो करेगा अप्रूव 60 दिन में, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस यही है पिछले एक्ट की अगर बात करोगे और इस एक्ट की बात करोगे तो काफ़ी चेंजेस हैं। तो ये चीज़ें ही आपको पूर्ण जो है ध्यान में रखनी है, ठीक है। वहाँ पर आई थिंक 30 दिन का टाइम था, यहाँ पर 60 दिन का टाइम है। अब कहता है कि कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर कन्वर्ट होना चाहती है इस एक्ट के अंदर, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कौन सी होगी? जो 1989 एक्ट के अंदर रजिस्टर हैं, वो सोसाइटीज़ अगर इस एक्ट के अंदर रजिस्टर होकर कोऑपरेटिव बनना चाहती हैं, सबसे पहले तो उनको गवर्नमेंट की अगर कोई शेयर होल्डिंग है उसको सरेंडर करना पड़ेगा। उसके बाद उनको जनरल बॉडी में एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बाय मेजॉरिटी वोट्स, और उस मीटिंग में एटलीस्ट 25% ऑफ टोटल मेंबर या फिर 500 मेंबर जो हैं, इनमें से जो भी जो है लेस नंबर में आते हैं, इतने मौजूद होने चाहिए उस मीटिंग में। और फिर उस मीटिंग में मेजॉरिटी से जो है एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और फिर इस रेजोल्यूशन को पास करने से पहले 20 डेज़ का नोटिस उनको स्टेक होल्डर्स को देना पड़ेगा कि ऐसे हम कन्वर्ट करना चाहते हैं अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी को 1989 से इस एक्ट के अंदर। तो अगर कोई इतराज़ है तो अपने शेयर जो है वो वापस ले सकता है, ठीक है। और ये जो कन्वर्जन रहेगा इसके अंदर जो फिर रेजोल्यूशन पास करने के बाद जो एप्लीकेशन जाएगी रजिस्ट्रार के पास, वो भी 60 ही दिन में, ठीक है। सेम टाइम मैंने लिखा, इट मीन्स यही टाइम एप्लीकेबल रहेगा। उसको भी 60 दिन के अंदर अंदर जो है अप्रूवल मिलना चाहिए, या फिर रिफ्यूज़ भी करता है तो रिफ्यूज़ भी 60 दिन के अंदर अंदर उसको बताना पड़ेगा, ठीक है। अब कहता है कि अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जो कि कैसे कोऑपरेटिव जो है ये चलेगी, उसको आर्टिकल जो रूल्स बुक बनती है उसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहा जाता है। अगर उसमें अमेंडमेंट लानी है तो स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू लानी पड़ेगी। और फिर जब वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाएगा तो उसको रजिस्ट्रार को सेंड करना पड़ेगा कोऑपरेटिव्स को, वो भी 1 ही महीने के अंदर। जब वो पास हुआ उसके 1 महीने के अंदर अंदर ही रजिस्ट्रार को सेंड करेंगे कि वहाँ हम अमेंडमेंट लाना चाहते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। एंड फिर रजिस्ट्रार उसको रजिस्टर कर देगा। अगर 1 महीने के बाद वो रजिस्ट्रार को सेंड करते हैं तो फिर वो रेजोल्यूशन जो है वैलिड नहीं रहेगा, फिर नया रेजोल्यूशन फिर से पास करवाना पड़ेगा, ठीक है। और लाइबिलिटी में अगर कोई बदलाव लाना चाहती है सोसाइटी, तो उससे पहले जो है उनको रेजोल्यूशन पास करने से पहले 15 दिन का नोटिस जो है स्टेक होल्डर्स को देना पड़ेगा, ठीक है। पिछली बार जो है वहाँ पर टाइम अलग था, यहाँ पर 15 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। अब कहता है कि कोई भी इंडिविजुअल जो है अगर गवर्नमेंट उसको अपॉइंट कर रही है कोऑपरेटिव के अंदर, यानी जो सोसाइटी इस एक्ट के अंदर रजिस्टर हैं, वहाँ पर कोई भी इंसान जो कि गवर्नमेंट नॉमिनेट कर रही है और जो कि सोसाइटी का मेंबर नहीं है, वो जब भी इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपॉइंट किया जाएगा एंड उसके बाद जब उसकी रिटायरमेंट होगी, तो वो रिटायरमेंट के बाद लगातार 3 साल तक कहीं भी एनीवेयर एल्स कहीं भी काम नहीं कर सकता, ठीक है। कौन? जो कि मेंबर नहीं है और जिसको गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर दिया है इसके अंदर, ठीक है। मान लीजिए
आप रजिस्ट्रार हो, आपको रजिस्ट्रार अपॉइंट किया गया, आपको असिस्टेंट रजिस्ट्रार अपॉइंट किया गया, आप मेंबर नहीं हैं, तो जब आपकी रिटायरमेंट होगी, अगर आप कोऑपरेटिव में आपको जो है इस एक्ट के अंदर जो सोसाइटी रजिस्टर हैं वहाँ पर गवर्नमेंट में आपको अपॉइंट किया है, तो आप रिटायरमेंट के बाद 3 साल तक कहीं भी काम नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो ये एक ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए, ताकि आप पार्शियलिटी नहीं करें कहीं पर। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो तो मेंबर बनने के लिए जो मेंबरशिप रहेगी इंडिविजुअल की, मेंबरशिप के लिए जो आप एक एप्लीकेशन दोगे सोसाइटी को, उसको उसके ऊपर डिसीजन जो है वो भी 60 दिन के अंदर जो है सोसाइटी को कोऑपरेटिव को लेना पड़ेगा। और अगर 60 दिन के अंदर अंदर कोई भी आप फैसला नहीं ले पाए, या उसको आपने रिफ्यूज़ करना है, उसको मेंबर नहीं बनाना है, तो 60 दिन के बाद के जो अगले 15 दिन होंगे, या जिस दिन भी ऑर्डर आपने ले लिया कि हमने इसको मेंबर नहीं बनाना है, उसके अगले 15 दिन के अंदर अंदर आपको जो है उस बंदे के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि हाँ, हम आपको मेंबर नहीं बना सकते वजह के साथ। ठीक है, अब कहता है कि जो कोऑपरेटिव रहेंगे इस एक्ट के अंदर, वो अपनी कोर सर्विसेज जो भी रहती हैं उनकी मेंबर्स को जो दी जाती हैं काफ़ी ज़रूरी सर्विसेज, उसमें से 25% से ज़्यादा कोर सर्विसेज जो हैं वो नॉन मेंबर्स को नहीं दे सकते। ठीक है, 75% सर्विसेज सिर्फ मेंबर्स को देनी है, और लगभग 25% या उससे कम ही जो है आप नॉन मेंबर्स को दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा कोई सोसाइटी जो है 25% से ज़्यादा कोर सर्विसेज किसी नॉन मेंबर को दे रही है, तो उस सोसाइटी को हम एबिरेंट कोऑपरेटिव कहते हैं। और अगर 3 साल तक लगातार कोई कोऑपरेटिव एबिरेंट कोऑपरेटिव की कैटेगरी में आ जाए, यानी वो 3 साल तक लगातार जो है 25% से ज़्यादा कोर सर्विसेज नॉन मेंबर्स को दे रही है, तो उसको फिर रजिस्ट्रार जो है वो डिसॉल्व भी कर सकता है। ठीक है, उसके बाद लिस्ट जो रहेगी एलिजिबल वोटर्स की, यानी कोऑपरेटिव्स के अंदर कौन से मेंबर हैं जो कि एलिजिबल वोटर्स हैं, लिस्ट जो है ये 20 दिन के अंदर अंदर, जब आपका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाता है, मान लीजिए 31 मार्च को आपका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो गया, तो अगले साल अब नए डिसीजन लेने हैं, तो उसके लिए जो वोटिंग के लिए लिस्ट प्रिपेयर होगी एलिजिबल वोटर्स की, वो अगर 31 मार्च को आपका ख़त्म हो रहा है फाइनेंशियल ईयर, तो 20 दिन के अंदर अंदर, यानी 20 अप्रैल से पहले पहले एलिजिबल वोटर्स कौन कौन से उसकी लिस्ट जो है तैयार हो जानी चाहिए। फिर जब वो लिस्ट तैयार होगी, उसके ऊपर ज़रूर रहेगा कि ऑब्जेक्शन भी लोग करेंगे कि नहीं, ये इंसान इसमें नहीं आना चाहिए, ये इंसान इसमें नहीं आना चाहिए, तो ऑब्जेक्शन के लिए नेक्स्ट 10 दिन दिए जाते हैं। और फिर कोई अगर ऑब्जेक्शन करता भी है, तो उसको अगले 45 दिनों में उसको भी डिस्पोज करना ज़रूरी रहता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लाइबिलिटी जो होती है डिसीज मेंबर की, यानी जो मेंबर मर जाता है उसकी लाइबिलिटी लगभग 2 साल तक चलती है। ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग कब हो जाती है, तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के क्लोज होने के 150 दिन के अंदर अंदर जो है एनुअल जनरल मीटिंग करवाना जरूरी है। एनुअल जनरल मीटिंग कौन सी, जहाँ पर सारे मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, एक जो है बोर्ड मीटिंग अलग से होती है जिसमें डायरेक्टर जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी आगे दी हुई है। ये एनुअल जनरल मीटिंग है जिसमें सारे मेंबर्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद स्पेशल जनरल मीटिंग जो होती है, ये एप्लीकेशन के 30 दिन के अंदर अंदर, जब जो भी एप्लीकेशन देगा कि कोई स्पेशल मुद्दे पर मुझे चाहिए मीटिंग, तो 30 दिन के अंदर अंदर मीटिंग करवानी है। और जो एप्लीकेशन दी जाएगी स्पेशल मीटिंग के लिए, वो 1/4 ऑफ मेंबर के द्वारा साइन होनी चाहिए। ठीक है, अब जनरल मीटिंग के लिए कोरम जो है वो कितना रहेगा, तो 20% कोरम रहेगा, यानी 20% मेंबर एटलीस्ट मौजूद होने चाहिए, 1/5 अगर हम कहें तो। और रिप्रेजेंटेटिव जनरल बॉडी जो जो कि छोटी सी बॉडी कई बार सिलेक्ट कर दी जाती है कि 8-10 बंदे चुन उठाकर जो है पूरे मेंबर को, पूरी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको रिप्रेजेंटेटिव जनरल बॉडी कहते हैं। उसकी अगर मीटिंग होनी है, तो उसके लिए कोरम जो है वो 40% ऑफ टोटल मेंबर्स चाहिए। ठीक है, अब मैनेजमेंट जो है कोऑपरेटिव की वो कौन करता है, तो इलेक्टेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी डायरेक्टर्स का एक बोर्ड रहता है जो कि इलेक्टेड सोसाइटी ही उसको चुनती है, कोऑपरेटिव ही उसको चुनते हैं। और कहता है कि अगर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मौजूद ना हो, अगर किसी वजह से एबसेंट हो, तो फिर 10% मेंबर जो हैं वो मिलकर जो हैं जॉइंटली किसी भी जनरल मीटिंग को कन्वीन कर सकते हैं। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का टेन्योर कितना रहता है, तो 3 साल का रहता है। और इनकी एब्सेंस में अगर कोई एडहॉक बोर्ड जो है अपॉइंट किया जाता है, तो उसका टेन्योर जो है वो 3 महीने का ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो बोर्ड मीटिंग की बात आ रही है। देखिए, पीछे जनरल मीटिंग की बात थी, तो बोर्ड मीटिंग जिसमें सिर्फ डायरेक्टर ही मौजूद रहते हैं, तो वो है कि 4 बोर्ड मीटिंग हर साल जो है वो होनी चाहिए, जिसमें अपने डायरेक्टर ही खुद होते हैं। ठीक है, और हर एक और दूसरी, यानी एक से दूसरी मीटिंग के बीच का टाइम जो है 120 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और बोर्ड मीटिंग के लिए जो कोरम रहता है वो रहता है 50% ऑफ डायरेक्टर, यानी जितने भी डायरेक्टर हैं उसमें से आधे मौजूद होने चाहिए। और स्पेशल बोर्ड मीटिंग, यानी स्पेशल बोर्ड मीटिंग
मीटिंग जिसमें डायरेक्टर्स को कहा जाता है कि आपकी अपनी मीटिंग कोई स्पेशल है किसी मुद्दे पर, उसको स्पेशल बोर्ड मीटिंग कहते हैं, और वो एप्लीकेशन के 15 दिन के अंदर अंदर होनी चाहिए। और उसमें जो एप्लीकेंट साइन होने चाहिए वो भी लगभग 1/3 ऑफ डायरेक्टर के द्वारा एप्लीकेशन होनी चाहिए कि स्पेशल मीटिंग बुलाई, और कोरम जी हाँ जो है वो भी 1/3 ही रहता है। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टर जो रहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, अगर वो 3 कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग्स को अटेंड ना कर पाए तो उसको जो है नौकरी से निकाला जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कोऑपरेटिव्स जो हैं इनको 8 साल के अपने पुराने 8 साल का रिकॉर्ड एटलीस्ट मेंटेन करना पड़ता है। अगर कोई इंक्वायरी हो जाए तो उनसे पिछले 8 साल का रिकॉर्ड मांगा जा सकता है, तो उनको 8 साल का मिनिमम रिकॉर्ड प्रिजर्व करके रखना पड़ता है। उसके आगे का जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब तैयार करनी है, तो जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाएगा तो उसके 45 दिन के अंदर अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है कोऑपरेटिव को वो बनानी पड़ती हैं एंड आगे ऑडिट के लिए भेजनी पड़ती हैं। ठीक है, अब रिटर्न्स जो होते हैं रजिस्ट्रार को, जब कोई जनरल मीटिंग होती है तो उसके बाद जो है उनको रिटर्न्स भी दिए जाते हैं। रिटर्न्स में कोई ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी वगैरह या कोई गिफ्ट दिया जाता है। रिटर्न्स में होता है कि रिपोर्ट जो है कोऑपरेटिव जो है वो रजिस्ट्रार को रिपोर्ट देता है कि हमारी फंक्शनिंग पिछले साल की कैसी रही कैसी नहीं रही। तो ये कब दिए जाते हैं, तो एनुअल जनरल मीटिंग जब भी होती है तो उसके 35 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को जो है ये रिपोर्ट्स जो हैं जिनको रिटर्न्स कहा जाता है ये कोऑपरेटिव्स को सबमिट करनी पड़ती हैं। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए कि रजिस्ट्रार अगर कोई इंक्वायरी कंडक्ट करवा रहा है तो उस इंक्वायरी को भी 120 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट कराना जरूरी है। और अगर 120 दिन तक जो है इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हो पाई तो नेक्स्ट 30 डेज में फिर जो है उसको बताना पड़ता है, जिस भी इंसान ने उसको इंक्वायरी के लिए बोला है तो उसको रीजंस के साथ जो है बताना पड़ता है कि क्यों आखिरकार जो है इंक्वायरी पूरी 120 दिन में नहीं हो सकी। ठीक है, और इंक्वायरी के लिए जो एप्लीकेशन दी जाती है वो साइन होनी चाहिए एटलीस्ट 1/10 ऑफ मेंबर, यानी जितने मेंबर है उसमें से 1/3 जो हैं 1/10 ऑफ मेंबर के द्वारा साइन होनी चाहिए, या फिर डायरेक्टर अगर दे रहे हैं इंक्वायरी की एप्लीकेशन तो 1/3 ऑफ डायरेक्टर से जो है वो साइन होनी चाहिए। ठीक है, अब कहता है कि किसी ने मान लीजिए कोई क्राइम कर लिया और 2 साल तक उसको कोई सज़ा नहीं मिली तो उसके बाद वो उसकी प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकती। ठीक है, मतलब मान लीजिए कोई भी क्राइम किया उसके लिए सज़ा तो मुकर्रर है ही है, लेकिन 2 साल तक अगर उस क्राइम की रिपोर्ट ही नहीं कोई करेगा कि इस इंसान को सज़ा दीजिए इसने कोई क्राइम किया है, तो 2 साल के बाद अगर कोई इसकी रिपोर्ट भी करेगा तो उसको कोई सज़ा नहीं होगी। रीज़न इसका क्या है कि जो सज़ा मिलनी है वो दो कोई भी ऐसी ऑफेंस कोई भी ऐसा ऑफेंस नहीं है जिसके लिए सज़ा जो है वो 2 साल से ज़्यादा रखी जाए। तो 2 साल तक अगर कोई रिपोर्ट ही नहीं करेगा तो उसकी सज़ा का पीरियड जो है वो ऑलरेडी ख़त्म हो गया होगा। ठीक है, तो किसी को सज़ा दिलवानी है किसी क्राइम के लिए कोऑपरेटिव के अंदर तो 2 साल के अंदर अंदर रिपोर्ट करनी जरूरी है। ठीक है, उसके बाद डिस्प्यूट के लिए जैसा मैंने आपको बताया आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल होता है, उसमें 5 मेंबर होते हैं, एक डिप्यूटी रजिस्ट्रार होता है जो कि हेड होता है और 4 मेंबर्स होते हैं जो कि जनरल बॉडी के द्वारा चुने होते हैं। ठीक है, टोटल 5 रहते हैं। उसके बाद आखिरी 2 इम्पोर्टेंट हैं, वो है कि रजिस्ट्रार जो है वो कोऑपरेटिव को डिसॉल्व कर सकता है अगर वो लगातार 2 साल तक कोई काम नहीं कर रही है रजिस्ट्रेशन के बाद, तो उसको रजिस्ट्रार कहेगा कि दफ़ा हो जा, डिसॉल्व। उसके बाद जो लिक्विडेटर जो अगर डिसॉल्व करना है उसके बाद लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाएगा, तो वो मैक्सिमम उसको कितना टाइम दिया जाएगा लिक्विडेशन की प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, तो वो 2 साल का मैक्सिमम टाइम दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 शेड्यूल्स की बात करें तो यहाँ पर शेड्यूल ए जो है उसमें कोऑपरेटिव की आइडेंटिटी के बारे में जो है बातें की जाती हैं, जिसमें उसकी डेफिनेशंस आती हैं, उसकी वैल्यूज़ आती हैं, उसकी प्रिंसिपल्स आते हैं, एंड दूसरी जो चीज़ें जो कि इसकी आइडेंटिटी से रिलेटेड हैं वो शेड्यूल 1 में रहती हैं, और शेड्यूल बी में आपकी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस कैसे होंगे, क्या क्या उनके अंदर जो हैं रूल रेगुलेशन होने चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं ये शेड्यूल बी के अंदर आएंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है। इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1999 के एक्ट को लेकर, तो जो भी बच्चे जो हैं जिन्होंने लेट स्टार्ट किया है जो रिवाइज कर रहे हैं तो उनके लिए जो है ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, बाकी जो तीसरा एक्ट है उसके ऊपर भी कोशिश करेंगे हम डिस्कस कर सकें, टाइम कम है लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। ठीक है।